हिमालय की पहाड़ियों में रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। इसी गांव में रामकिशन नाम का एक किसान रहता था। किसान का भरा फूला एक परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे जिनकी शादी हो चुकी थी, और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था राधा। कुछ साल पहले रामकिशन ने अपनी बेटी राधा की शादी पास के ही गांव में सोहन नाम के एक लड़के से करवाई थी। सोहन एक कंपनी में काम करता था। सोहन और राधा की एक प्यारी सी बेटी थी, जानवी। राधा की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक दिन अचानक उसके पति सोहन को दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब बेचारी राधा के सर पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उसकी बेटी जानवी की परवरिश की जिम्मेदारी भी अकेली राधा पर आ गई। इसलिए कुछ दिनों के बाद वो अपने पति की कंपनी में उसकी जगह काम मांगने गई। सर, वो मैं राधा हूँ, सोहन जी की पत्नी। उनके जाने के बाद क्या उनकी जगह मुझे कोई जॉब मिल सकती है यहाँ? ओ, सोहन जी की पत्नी हैं आप? वो कितनी पढ़ी लिखी हो आप मैम? जी मैं 10वीं पास हूँ। Oh, I am sorry, ma'am. We are hiring only highly educated persons. आपके लिए कोई जॉब नहीं है हमारे पास। राधा के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसे काम नहीं मिलता और वो उदास होकर घर वापस आ जाती है। कुछ दिन तक तो राधा अपने घर में कैसे भी करके गुजारा कर लेती है, पर घर का किराया न भर पाने के कारण एक दिन उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। बेचारी राधा को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी जानवी को लेकर अपने पिता के घर आ जाती है। माँ, किराया ना भर पाने के कारण मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। आप लोगों के सिवा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। क्या आप अपनी इस गरीब बेटी को अपने घर में थोड़ी सी जगह दोगी? अरे, मेरी बच्ची बहुत ही कहर ढाया है। ऊपर वाले ने तेरे ऊपर इतनी कम उम्र में तुझे विधवा कर दिया। ये तेरे पिता का घर है बेटी, तू आराम से यहाँ रह सकती है। पिताजी कहाँ है माँ? मुझे उनसे मिलना है। तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती बेटी आजकल। उन्होंने तो बिस्तर पकड़ लिया है। अब अंदर कमरे में होंगे, जा तू ही जाकर मिल ले, उनको भी अच्छा लगेगा। तेरे वो दोनों भाई तो हाल तक नहीं पूछते। उनका बस पूरा दिन अपनी बीवियों की गुलामी में लगे रहते हैं। राधा अपने पिता से मिलने उनके कमरे में जाती है। आखिर अपने पिता से मिलने का समय मिल ही गया मेरी बेटी को। तेरे वो दोनों भाई तो मिलने तक नहीं आते कभी। कैसी है मेरी बेटी? तेरी भी क्या किस्मत है मेरी बच्ची। इतना जुल्म कभी किसी बाप की बेटी पर मत करना ईश्वर। मेरी चिंता छोड़िए, मैं ठीक हूँ। आप अपनी बताइए, कैसे हो आप? अपनी क्या बताऊं बेटी, समय की ऐसी मार पड़ी है कि कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा। जिन बेटों के लिए हमेशा इतराता रहा, जिनकी हर जिद पूरी की, जब वो बीमार होते तो पूरी पूरी रात मैं और तेरी माँ उनके पास बैठे रहते, और आज देखो वो बेटे मुझे देखने तक नहीं आते। अब ज्यादा परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपकी बेटी, मैं रखूंगी आपका ध्यान। अभी आप आराम कीजिए बस। अपनी ननद को बच्ची और सामान के साथ देखकर राधा की भाभी कंचन का तो मुंह ही बन गया। वो गुस्से में अपने पति मोहित से जाकर बोली, लो आ गई तुम्हारी लाडली बहन, और इस बार तो बोरिया बिस्तर भी साथ लाई है। लगता है यहीं बसने का इरादा है उसका। अरे चुप करो, जरा धीरे बोलो कंचन। अगर ऐसा है तो मुसीबत आ गई समझो। यहाँ खुद के खर्चे पूरे नहीं होते, अब इनको भी खिला बैठकर मुफ्त में यहाँ। राधा उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे समझ आ गया कि ज्यादा दिन तक उसका गुजारा नहीं होगा यहाँ। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अभी नौकरी की तलाश कर रही हूँ। ऐसे में जानवी को घर पर कैसे छोड़ती, तो यहाँ चली आई। जैसे ही नौकरी मिल जाएगी, मैं कमरा किराए पर लेकर वहाँ चली जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, मैं तो खुद ही तेरे भाइयों पर बोझ हूँ। अब मैं तुझे क्या कहूँ।
राधा गांव में काम मांगने के लिए जाती है, पर वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसे कोई ढंग का काम नहीं मिला। फिर एक सेठ के घर उस बेचारी को साफ सफाई का काम मिल जाता है। इसी तरह दिन गुजरते हैं। राधा रोज अपनी भाभियों के साथ घर के काम में हाथ मदद करती और फिर काम पर भी जाती। दीदी, मैं पिंकी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तब तक आप खाना बना लेना। और हाँ सुनिए, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तो आप कपड़े भी धो लेना। ठीक है भाभी, आप आराम से जाओ, मैं सब कर लूंगी। मामी जी बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दो ना। अरे यहाँ क्या तेरे मामा ने पैसों का पद लगाया हुआ है, जो पैसे तोड़ो और ले आओ जाकर राशन। पूरा दिन बस बकरी की तरह चरती ही रहती है। देखने में तो छोटी सी है और खाती इतना सारा है। चल जा, अब जब खाने का टाइम होगा तब मिलेगा खाना। जानवी रोटी हुई वहीं से चली जाती है। राधा उसे चुप करवाती है जाकर और रात का बसी खाना देती है खाने के लिए। एक दिन राधा की माँ सरिता अपने बड़े बेटे मोहित से बोली, बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है। कितने दिन से बोल रही हूँ, उसे ठीक करवा दे। अरे माँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं यहाँ फालतू बैठा रहता हूँ पूरा दिन। बेटा, मैं तो इसलिए बोलती हूँ बार बार तुझे, क्योंकि बिना चश्मे के मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। हाँ माँ, मुझे पता है, पर घर सिर्फ मैं ही थोड़ी रहता हूँ, अकेला जो सबके काम करूँ। तुम्हारा वो छोटा बेटा रोहित भी रहता है, जरा कुछ काम उसे भी बोल दिया करो। इस तरह मोहित ये सब बोलकर गुस्से में वहां से चला गया। तभी रोहित वहां से गुजरता है। अरे रोहित बेटा, सुनो, वो मेरा चश्मा टूट गया है, बनवा दो जाकर। वो माँ, अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। तुम बड़े भैया को क्यों नहीं बोलती? और मेरी कमाई का तो तुम्हें पता ही है कुछ। इस तरह से रोहित भी सरिता की बात को अनसुना करके चला गया। बेचारी सरिता घर के आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठकर रोने लगी। तभी बड़ी बहू कंचन आकर बोली, अरे माँ जी, ये क्या छोटी छोटी बातों में आपकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है? फालतू का रोना धोना मत किया करो। बहू, तुझे तो पता है, चश्मे के बिना मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। कब से मोहित को बोल रही हूँ चश्मे के लिए, पर उसे तो समय ही नहीं मिलता। हाँ, तो माँ जी, चश्मा क्या फ्री में आएगा? पैसे लगते हैं उसके लिए। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उसको क्यों नहीं बोलती अपने किसी भी सामान के लिए? सरिता ने कंचन की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सरिता की नातिन जानवी अपने हाथ में चश्मा लेकर सरिता के पास आती है। नानी, ये लो आपका चश्मा। अरे बेटा, ये तुझे कैसे मिला? ये तो नया चश्मा लगता है। तेरे मोहित मामा ने ये चश्मा आखिर बनवा ही दिया आज। सरिता ने इतना कहा ही था कि मोहित गुस्से में आग बबूला होते हुए आया और जानवी से बोला, जानवी, मेरी जेब से पैसे तुमने चुराए हैं, अब तुम चोरी भी करने लगी हो। ये सब शोर सुनकर राधा भी वहां आ गई। क्या हुआ भैया? तुम अनजान तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं हो तुम्हें। तुम्हारी ये छोटी सी बेटी अब चोरी भी करने लगी है। इसने मेरे पर्स से पैसे चुराए हैं। नहीं भैया, मेरी जानवी कभी चोरी नहीं कर सकती। जानवी बेटा, सच सच बता, ये चश्मा कहाँ से लाए हैं? मम्मी, मैंने चोरी नहीं की है। ये चश्मा तो मैंने अपनी गुल्लक फोड़कर जो पैसे निकले उनसे लिया है। वो नानी को ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो वो बार बार टकरा जाती है और उनको चोट लग जाती है। अरे वाह, अब अपनी बेटी को झूठ बोलना भी सिखा दिया। तुझे कैसे पता होगा कितनी मेहनत से आते हैं पैसे? तुझे तो फ्री में मिला रहा है सब कुछ। अपने भाई की इतनी कड़वी बातों से राधा की दिल दुखी हो गया। वो अपनी बेटी को लेकर वो घर छोड़कर चली गई। और पास में ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सरिता के बहू और बेटे उसका ठीक से ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से उसकी तबीयत दिन बा दिन बिगड़ी चली गई और एक दिन उसके प्राण निकल गए। कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी के जाने के गम में
रामकिशन ने भी अपना दम तोड़ दिया। रामकिशन की मौत हो जाती है। उसके परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां पर एक सेठ आकर बोलता है, रुको, मैं इस अर्थी को शमशान नहीं ले जाने दूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? किसी की अंतिम यात्रा में ऐसा नहीं करते। अरे इस रामकिशन ने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। बिना कर्ज चुके ही खुद निपट लिया ये तो। अब कौन चुकाएगा मेरा कर्ज? इसलिए इसकी अर्थी को शमशान तक नहीं ले जाने दूंगा मैं आज। ये सब देखकर रामकिशन के बेटे बोले, सेठ जी, ये पैसा तो हमारे पिताजी ने लिया था, पर अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी का कर्ज हम कैसे भरेंगे अब? वो सब मुझे नहीं पता। जब तक मेरा पूरा पैसा वापस नहीं मिल जाता, मैं इस अर्थी को यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। देखो भाई, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, हम क्यों दे उनका कर्ज? जाओ उठाकर ले जाओ ये अर्थी पिताजी की और इनसे निकलवा लो अपना पैसे। हम नहीं चुकाने वाले कोई कर्ज। तुम्हें जो करना है कर लो। पूरा गांव उनकी ये बातें सुनकर उन पर थू थू करने लगा। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया है। आज कल के बेटे तो माँ बाप को कुछ समझते हैं नहीं है। ये कैसे बेटे हैं? शर्म भी नहीं आती इनको बिल्कुल। बाप की अर्थी पड़ी है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे अच्छा बेटे ही ना हो। मेरा अगर ऐसा बेटा होता तो मैं तो जीते जी ही उसका बहिष्कार कर देता। भगवान बचाए ऐसी औलाद से। इन्होंने बाप की संपत्ति तो ले ली सारी और उसका कर्ज देने साफ इनकार कर दिया। लानत है इन पर, थू। फिर सेठ ने रामकिशन के भाइयों से कर्ज चुकाने को कहा। देखो, अब इसके बेटे तो मेरा कर्ज चुका नहीं रहे, तो तुम भाइयों में से कोई मेरा कर्ज चुका दो। अरे ये क्या बात हुई? जब इनके बेटों ने मन कर दिया तो हम क्यों चुकाएंगे कर्ज? ये जाने और इनके बेटे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब बातों में रामकिशन की अर्थी को ऐसे ही पड़े हुए काफी देर हो गई थी। तब उसकी बेटी राधा को ये सब पता चला तो वो रोती हुई घर से बाहर आई। सेठ जी, मेरे पास ये कुछ जेवर और पैसे हैं, ये आप ले लीजिए और मेरे पिता की अर्थी को जाने दीजिए। अगर इनसे भी आपका कर्ज पूरा नहीं उतरता है तो मैं आपके घर में काम कर दिया करूंगी। जब आपका कर्ज पूरा उतर जाए तब आप मुझे काम से निकाल देना। अभी मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। ये सब सुनकर सेठ की आंखों भी नम हो गई और वो बोला, बेटी, असल में बात ऐसी है कि मुझे तुम्हारे पिता से पैसे लेने नहीं बल्कि उनको देने थे। पर उनकी मौत की खबर सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया कि आखिर ये पैसे किसे दूं। तभी मैंने ये सब पर पंच किया ताकि पता चल सके कि कौन रामकिशन से प्यार करता है और इन पैसों का हकदार है। बेटी, तुम ही इन पैसों की सच्ची हकदार हो। जो कर्ज तुम्हारे भाइयों और चाचाओं ने चुकाने से मना कर दिया, वो तुम चुकाने को तैयार हो गई। आज मैं समझ गया, इस दुनिया में एक बेटी से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता अपने पिता को। महान है रामकिशन, जो उसे तुम जैसे प्यार करने वाली बेटी मिली। ये सब सुनकर वह खड़े उसके भाई और चाचा की आंखें शर्म से नीचे झुक गई।